तो देश के कई हिस्सों में फिर से बढ़ते कोरोना केस और साथ ही साथ अब निजी अस्पतालों में भी कोविड वैक्सीन की सुविधा। इन दो अहम मसलों को लेकर बहुत सारे सवाल आपके मन में भी होंगे, हमारे मन में भी हैं, और उन्हीं का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं इस वक्त एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। डॉक्टर गुलेरिया, स्वागत है आपका आज तक पर एक बार फिर से। नमस्कार डॉक्टर साहब, लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं वैक्सीनेशन को लेकर, क्योंकि अब जब सरकार ने यह कह दिया कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी वैक्सीन दे सकेंगे, तो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो टीका लगवाने के लिए रजिस्टर कैसे करेंगे, उन्हें पता कैसे लगेगा कि कब कहां उनको टीका लगवाना है। तो टीका लगवाने के लिए कोविन ऐप भी है और इसको फिर आस्ता आस्ता आरोग्य सेतु के साथ भी जोड़ा जाएगा। तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि आपका नाम उस लिस्ट में है या नहीं है, क्योंकि जो भी वोटिंग आईडी वोटर की जो लिस्ट है, इलेक्टोरल रोल की लिस्ट है, उससे नाम लेके उसमें डाले जाएंगे। लेकिन मान लीजिए आपका नाम नहीं है, तो आप अपना कोई भी फोटो आईडी कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, उसके माध्यम से उसको अपना डेटा अपलोड कर सकते हो और आपका भी नाम रजिस्टर हो जाएगा और आपको अपने मोबाइल नंबर पे एक एसएमएस आएगा। आप फिर अपनी वैक्सीनेशन की साइट जो आपके घर के पास है उसको चुन सकते हो। वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकती है, और उसके लिए टाइम अपॉइंटमेंट भी ले सकते हो कि किस दिन किस समय आप जाके वैक्सीन लगाना चाहते हो। और मान लीजिए आप टेक सेवी नहीं है और ये नहीं कर सकते हो, तो आप अपना आधार कार्ड, फोटो आईडी कार्ड लेके किसी भी वैक्सीनेशन साइट पे जा सकते हैं। वहां पे वॉक इन की भी सुविधा है और वहां पे जब आप पहुंचेंगे तो वो आपके पूरे कागज की छानबीन होगी और उसका डेटा फिर वो आप कोविन ऐप में अपलोड किया जाएगा और आपको वहां पे वैक्सीन लगाई जाएगी। तो इसलिए यूजर फ्रेंडली ये ज्यादा हो जाएगा और ये एक बहुत बड़ी एक एफर्ट होगा, क्योंकि इतने ज्यादा लोगों को हमें जितना जल्दी हो वैक्सीनेट करना है। तो डॉक्टर साहब, एक चीज तो आपने बता दी, किसी के पास स्मार्टफोन ना हो वो लोग भी जाके अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं और वैक्सीनेशन के लिए क्यू में आ सकते हैं। लेकिन बुजुर्गों को क्या अपनी सेहत से जुड़े कोई सर्टिफिकेट्स भी लेकर जाने होंगे अपने पहचान पत्र के अलावा? अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कोमॉर्बिडिटी है या नहीं है। आप ऑटोमेटिकली आपकी एज के हिसाब से आपको टीका लगाया जाएगा। अगर आपकी उम्र 45 से ज्यादा है और आप 60 साल से कम है, तो अभी तक जो हमारा उसमें जो कोविड जो सरकार ने प्लान बताया है उसमें यही है कि आपको एक अपना सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि आपको कोमॉर्बिडिटी है, क्योंकि पहले चरण में उनको वैक्सीन दी जाएगी। अगर आपको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, आप कोई दवाइयां ऐसी ले रहे हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी कम हो, आपका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है या लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, या आपको कोई ऐसी डिसेबिलिटी है जिससे आपको इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं, उसकी पूरी एक पेज की लिस्ट है। उससे आप उसका एक सर्टिफिकेट लेके आप भी टीकाकरण में शामिल हो सकते हैं। तो ये सर्टिफिकेट डॉक्टर साहब कहाँ का मान्य होगा? किसी सरकारी अस्पताल का मान्य होगा, फैमिली डॉक्टर का मान्य होगा, जिनसे भी इलाज करा रहे हैं उनका मान्य होगा? किसी भी मेडिकल जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है, सरकारी हॉस्पिटल में हो या प्राइवेट हॉस्पिटल में हो या क्लिनिक में हो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हो, उनका सर्टिफिकेट जो है वो भी इसमें चल जाएगा। और वो सिर्फ उनको एक सर्टिफिकेट लेना है और अपना जो आई कार्ड है वो उसको लेके वो भी जैसे और लोग कर रहे हैं वो भी अपने आप को रजिस्टर करके वैक्सीन लगा सकते हैं। तो ये लोगों का अपना चॉइस है कि वो सरकारी अस्पताल में वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं या प्राइवेट अस्पताल में, या सरकार तय करेगी? ये उनके अपनी चॉइस है। आपके घर के पास जो भी अस्पताल है जो वैक्सीनेशन के लिए आगे आते हैं, पीएमजे के हो सकते हैं, सीजीएचएस अप्रूव्ड हॉस्पिटल हो सकते हैं, या और जो प्राइवेट हॉस्पिटल जो आगे आते हैं उनमें आप जाके वैक्सीन लगा सकते हैं। सरकारी अस्पताल में अगर आप लगाएंगे तो वैक्सीनेशन फ्री है, प्राइवेट हॉस्पिटल में लगाएंगे तो उसका कुछ चार्ज होगा जो अभी सरकार तय करेगी कि कितना सर्विस चार्ज होगा। जैसे जब हमने टेस्टिंग शुरू की थी, जब सरकार ने टेस्टिंग शुरू की थी कोविड के टाइम में, तो भी एक कैप लगाया था कि अगर आपने कोविड का टेस्ट कराना है तो गवर्नमेंट सेक्टर में फ्री है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आपका इतने से ज्यादा पैसे नहीं ले सकते। उसी टाइप का एक कैप लगेगा जो वैक्सीन का कॉस्ट है। 1 तारीख से वैक्सीन लगनी है, अब सिर्फ 3-4 दिन का इंतजार और है। तब तक क्या ये चीज साफ हो जाएगी कि कितना दाम होगा इस वैक्सीनेशन का, और क्या टीके की कॉस्ट
और वैक्सीन लगाने की कॉस्ट दोनों मिला के एक दाम तय किया जाएगा? मेरा तो यही मानना है कि एक दो दिन में पूरी तरह से ये तय किया जाएगा। और इसमें जो टीके की कॉस्ट है वो तो लगभग 300 रुपए की है, जो सीरम इंस्टीट्यूट और दूसरी भारत बायोटेक की तरफ से है। उसमें थोड़ा सा और चार्जेस लगेगा जो हॉस्पिटल के लिए अपना जो सर्विस चार्जेस हैं, इंजेक्शन के चार्जेस और नीडल के चार्जेस हो सकते हैं। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि ओवरऑल कॉस्ट जो है टीके का बहुत ज्यादा नहीं होगा और ये आम आदमी के लिए इतना महंगा नहीं पड़ेगा। कुछ अनुमान आप दे सकते हैं? हालांकि आपने कहा कि 300 रुपए का टीका है, फिर भी कुछ अनुमान आप दे सकते हैं? कुछ डिस्कशंस जो चल रहे हैं इसके इर्द गिर्द के, कितने तक का ये हो सकता है? ये तो कहना मुश्किल है। ये हो सकता है कि इससे अगर 300 का है तो 100-150 रुपए ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसका ये तो तय सरकार ही करेगी कि कितना वो है, क्योंकि ये तो कॉस्टिंग पे डिपेंड करेगा कि वो पूरा कॉस्टिंग करके और निगोशिएट करके कितना प्राइस बनता है, प्राइवेट सेक्टर कितने प्राइस पे विलिंग है, उस पर डिसाइड होगा। क्या ये भी चॉइस टीका लगवाने वाले की होगी कि वो किस कंपनी का टीका लगवाना चाहता है? ये अभी मुश्किल रहेगा, क्योंकि एक सेंटर पे एक ही टाइप का टीका होगा, क्योंकि दो दफा टीका लगना है। तो इसमें मिक्सिंग अप नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो हर एक साइट में एक ही टाइप का टीका जो है एक ही कंपनी का होगा, तो उस साइट में आपको वही टीका लगेगा। इसलिए ये चूज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी हमें ये समझना चाहिए कि हम ये देख रहे हैं कि डिमांड कितनी है और कैपेसिटी कितनी है। अभी डिमांड ज्यादा होगी, कैपेसिटी थोड़ी सी कम है। जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ेगी और वैक्सीन भी इस हमारे वैक्सीन प्रोग्राम में आएंगी, जैसे स्पुतनिक वैक्सीन है जो अब उन्होंने भी इमरजेंसी ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी में। तो जैसे जैसे ऐसी सिचुएशन आएगी कि हमारी जो डिमांड है वो और जो कैपेसिटी है वो मिल जाएंगी, कि जितनी वैक्सीन हम बना रहे हैं कि जो भी डिमांड हो उसको हम मीट कर सकते हैं, फिर जो लोग वैक्सीनेट के लिए आगे आएंगे वो चूज कर सकते हैं। लेकिन अभी मेरा ये मानना है कि हमें जो वैक्सीन मिल रही है वो लगा लेनी चाहिए, क्योंकि हमें अपनी स्थिति बिगड़ने नहीं देनी। और केसेस हम देख रहे हैं कई जगह बढ़ रहे हैं और इससे ये एक चिंता का विषय है। इसलिए अभी जितने ज्यादा लोगों को हम वैक्सीनेट कर पाए उससे ये हम स्पाइक को रोक पाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा डॉक्टर साहब, अभी कुछ वक्त पहले विवाद भी हुआ। एक राज्य की सरकार ने यहाँ कह दिया कि हम जो देसी वैक्सीन है उस पर उतना भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि उसका डेटा अभी तक सामने आया नहीं है। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि ये एक विकट स्थिति हो सकती है कि व्यक्ति अस्पताल पहुंच जाए, वैक्सीनेशन कराना चाहता हो, लेकिन उसे पसंद का वैक्सीन ना मिल रहा हो, जबकि वो पैसे भी देने को तैयार है? इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये कि डेटा ऑलरेडी है, लैंसेट और अच्छे पीयर रिव्यूड जर्नल में डेटा पब्लिश्ड है, सेफ्टी में कोई लोगों को परेशानी नहीं है। 25,000 से ज्यादा लोगों को ट्रायल में वैक्सीन लग चुका है उस कंपनी का और कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। दूसरा डेटा जो इम्यूनोजेनिसिटी का है कि वैक्सीन कितनी एंटीबॉडीज बनाता है, उसका बहुत अच्छा डेटा है। उसमें 92% के करीब इम्यूनोजेनिसिटी है फॉलोअप में। इसलिए ये कहना कि डेटा नहीं है, ये बात सही नहीं होगी। दूसरा ये है कि हम, जैसे मैं कह रहा हूं कि अगर हम ये कहें कि आप चूज करें और फिर वैक्सीन लगेगी, तो हमारे पास इतने वैक्सीन डोजेस होने चाहिए जो हम ये कहें कि हमारे पास चॉइस है। पैंडेमिक में ऐसी सिचुएशन अभी नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों की जान बचे, केसेस ना बढ़े, इन्फेक्शन आगे ना फैले। तो वैक्सीन लगाना अपने लिए सेफ्टी के लिए भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, लेकिन एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगाएंगे तभी वो जो बीमारी का फैलना हम रोक पाएंगे और पैंडेमिक में केसेस कम कर पाएंगे। ये बहुत बुरा होगा कि अगर हमारे पास वैक्सीन भी हो लेकिन लोग वैक्सीन ना लगाएं, उसके कारण केसेस भी बढ़े और लोगों की डेथ भी हो। तो ये तो हमारे देश के लिए एक बहुत बुरी चीज होगी। वैक्सीनेशन के बाद सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है उनके लिए आपने बताया कि वो सीधे जा सकते हैं। क्या ये सर्टिफिकेट जो इशू होगा वो हार्ड कॉपी दी जाएगी अस्पताल से, सेंटर से, या फिर वो ऐप से ही डाउनलोड करना पड़ेगा या वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा किसी? दोनों चीजें हैं। वैक्सीन का क्यूआर कोड होके आपको आपके फोन पे भी आ सकता है, लेकिन आप उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और वैक्सीनेशन साइट में जैसे आपको दूसरा टीका लग जाएगा आपको आपका एक प्रिंट आउट मिल जाएगा जिसमें क्यूआर कोड भी होगा और हार्ड कॉपी भी आप ले सकते हैं, जो आप अपने पास संभाल के रख सकते हैं, क्योंकि बाद में इसका बहुत ज्यादा यूज हो सकता है। जैसे हम ट्रैवल के लिए कहें कि वैक्सीन पासपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। वैक्सीन लगने के बाद कितने दिन तक व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित मान सकता है?
वैक्सीन लगने के बाद 2 हफ्ते और वेट करना चाहिए, क्योंकि 2 हफ्ते और लगते हैं कि आपके पूरी तरह से एंटीबॉडीज बने और आप सुरक्षित हों। लेकिन जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो हमें 2 चीजें समझनी चाहिए। वैक्सीन हमें कितनी सुरक्षा देता है और हमारे आसपास के लोगों को कितनी सुरक्षा देता है। अभी तक हम ये कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि अगर हम वैक्सीन लगाएंगे तो हमें सीरियस बीमारी नहीं होगी, हमें हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, आईसीयू एडमिशन नहीं होगा। लेकिन ये हो सकता है कि कुछ लोगों में जब उनको कोविड से एक्सपोजर होगा और उनको वैक्सीन लग चुकी है, तो बड़ा माइल्ड सा इन्फेक्शन हो या एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हो, तो उनको कुछ नहीं होगा, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए इन्फेक्शियस हो सकते हैं और आसपास में और लोगों को इन्फेक्शन दे सकते हैं। इसलिए हम यही कहते हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद भी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क लगाना है, हाथ धोना है, वो हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि उससे हम और लोगों को बचा सकते हैं जब तक सब लोगों को वैक्सीनेशन नहीं लगता। डॉक्टर साहब, अभी तक जिन लोगों को वैक्सीन लगा उसमें ज्यादातर जो पहले राउंड के लोग थे वो मेडिकल सेक्टर के लोग थे, जो आमतौर पर भी वैक्सीनेशन के बाद की परिस्थितियों से वाकिफ होते हैं। अब जब जिनका नंबर आ रहा है वो बुजुर्ग लोग ज्यादा हैं, उनके लिए एक बार ये बता दें कि वैक्सीनेशन के बाद क्या क्या परिस्थिति आ सकती है, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। बुखार हो सकता है, कोई इन्फेक्शन और कुछ हो सकता है, या कुछ सिम्टम्स ऐसे हो सकते हैं जिसके लिए चिंतित होना है या नहीं होना, और होना है तो कितना होना है। अभी तक तो बहुत ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुका है और उसमें बुजुर्ग लोग भी हैं, क्योंकि कई हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो बुजुर्ग हैं, उनको भी इंजेक्शन लग चुका है। मेरे पिताजी हैं वो डॉक्टर हैं, उनको भी वैक्सीन लग चुका है, वो 93 ईयर्स के एज के हैं उनको, तो इसलिए कई ओल्डर एज ग्रुप लोगों ने भी वैक्सीन लगाया है। लेकिन ये आपकी बात सही है कि लोग, क्योंकि अब ले पब्लिक को लग रहा है तो वो थोड़ा चिंता करते हैं। पहली चीज तो ये समझने की जरूरत है कि वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। कुछ हद तक लोगों को माइल्ड से रिएक्शन हो सकता है, जैसे जहां पे टीका लगा वहां पे दर्द हुआ, एक दिन के लिए थोड़ा बुखार हुआ या हरारत सी हुई, शरीर में दर्दें हुई, उससे घबराना नहीं है। वो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो रहा है एंटीबॉडीज बनाने के लिए। इसलिए ये एक पॉजिटिव साइन है कि आपके बॉडी में रिएक्शन है, कि आप एंटीबॉडीज बन रहे हैं। कुछ लोगों को इंजेक्शन के बाद कभी कभी एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, और इसलिए हम सारे वैक्सीनेशन साइट्स में हर एक व्यक्ति को कम से कम आधा घंटा वहां रहना पड़ेगा ऑब्जर्वेशन के लिए, और वहां उस साइट में एलर्जी के लिए पूरी दवाइयां का इंतजाम किया गया है, जैसे एलर्जी का टीका लगाना हुआ या और दवाई देनी हो। तो ये रिएक्शन जो है कुछ लोगों में हो सकता है। यूजली आधे घंटे तक अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर वो एलर्जिक रिएक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सिर्फ ये जो मैंने कहा बुखार, बॉडी एक्स या टीके के साइट पे थोड़ा 1-2 दिन के लिए दर्द, वो कुछ लोगों को हो सकता है, वो भी अपने आप 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। अगर घर आकर किसी को कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो क्या वो वापस उसी वैक्सीनेशन सेंटर पर जा सकते हैं जहां से वैक्सीनेशन हुआ था? बिल्कुल, वहां जा सकते हैं, वहां डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। और कोविन ऐप में एक हेल्पलाइन भी है जो 24/7 एक्टिव है, तो हेल्पलाइन के थ्रू भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको ज्यादा चिंता हो तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके वहां पे अपना चेकअप भी करा सकते हैं। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल है कि महाराष्ट्र में खास तौर पर या केरल में जिस तरीके की परिस्थिति एक बार फिर से दिखने लगी है, जिसके बाद अब राज्यों को फिर गाइडलाइंस जारी करनी पड़ रही हैं कि आप आरटीपीसीआर टेस्ट करा के आएंगे, आपकी जांच होनी चाहिए। लोगों के मन में सवाल है कि वैक्सीन है भारत के पास, वो दुनिया को दे रहा है, तो पहले महाराष्ट्र में या उन राज्यों में क्यों नहीं लोगों को लगा दिया जाता जहां केसेस ज्यादा आ रहे हैं? तो ये शुरुआत हो रही है 1 मार्च से, कि जहां जहां पे लोग हैं, जहां केसेस हो रहे हैं, वहां पे हम और एग्रेसिवली वैक्सीनेशन शुरू करें, ले पब्लिक में भी, ये हाई रिस्क ग्रुप में भी। और मेरा मानना है कि आस्ता आस्ता जब ये सब जगह पे रोल आउट होगी तभी जाके ये पैंडेमिक और हम अपने देश में कंट्रोल कर पाएंगे। एक एरिया में करने से पूरी तरह से फायदा नहीं होगा, क्योंकि मान लो हम एक क्षेत्र में करते हैं लेकिन लोग तो वहां से ट्रैवल करते हैं, मुंबई से तो लोग हर देश के हर एक भाग में जाते हैं, तो वो फिर इन्फेक्शन और जगह भी लेके जाएंगे। तो अगर एक जगह कंट्रोल भी कर लें तो दूसरी जगह एकदम स्पाइक हो सकता है। इसलिए वैक्सीनेशन जो ड्राइव है नेशनल लेवल पे होना चाहिए और सब लोगों को आगे आके टीका लगाना चाहिए। टीके के अलावा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी बहुत जरूरी है। आज की तारीख में जो नए केसेस आ रहे हैं डॉक्टर साहब, उनको लेकर आप कुछ नया पैटर्न, कुछ नई जानकारी देख रहे हैं जो पहले नहीं थी? क्या ये ज्यादा चिंताजनक है या कम चिंताजनक है? चिंता का विषय तो है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि केसेस बढ़े। हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन हमने देखा है कि दुनिया में कई देश ऐसे हैं कि उनकी स्थिति इंप्रूव हुई और फिर एकदम बिगड़ गई। तो हमें पूरे
प्रयत्न करने चाहिए कि हमारी स्थिति जो है वो बिगड़े नहीं। धन्यवाद डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, आज तक पर आने के लिए। और लोगों के मन में वैक्सीनेशन को लेकर, कोरोना के इस नए वेव को लेकर बहुत सारे सवाल थे, उन सवालों को आपने एड्रेस किया, उनके जवाब दिए, आसानी से समझाया, उसके लिए धन्यवाद आपका।